नमस्कार दोस्तों। हम लोग जब भी किसी दो देशों के बीच लड़े युद्ध की बात सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच लड़े गए युद्ध आपने सबने न्यूज पर देखा होगा। वो तो रूस का शक्ति प्रदर्शन का 1% भी नहीं था। रूस के पास इतनी शक्ति है और ऐसे बम है जो एक बम से पूरे यूक्रेन खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ लिमिट होती हैं, इसलिए कोई भी देश किसी पर लिमिट में ही हमला कर सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब ये छोटे छोटे हथियार से यूक्रेन के ये हाल हो सकता है तो परमाणु हथियार से क्या हाल होगा। अभी के समय में लगभग हर देश ने इतने शक्तिशाली हथियार बना लिए हैं कि एक एक बम एक छोटे से देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। और इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो इस दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध का साफ मतलब इस युग का विनाश होगा। उसके बाद की ये धरती का कुछ अलग ही रूप रहेगा। इस पृथ्वी की पूरी संरचना बदल जाएगी। अगर विश्व युद्ध की बात चल रही है तो दोस्तों जापान पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया बम के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। समय बीतता गया लेकिन तबाही थमने का नाम नहीं ले रही थी। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और ना ही कभी ऐसा दोबारा हो, क्योंकि अब जो होगा वो युद्ध नहीं होगा, अब विनाश होगा। ऐसा विनाश की पूरी पृथ्वी की संरचना बदल जाएगी, रूपरेखा बदल जाएगी। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध कुछ साल के बाद बहुत सारे देश अब ठहराव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका हमला अभी भी जारी था। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जो कोई भी देश सोच भी नहीं सकता था, और उसका अंजाम इतना बुरा होगा इसकी कल्पना तो जापान ने भी नहीं की होगी। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा और यह हमला इतना जबरदस्त था कि क्षण भर में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन धमाकों में इतनी गर्मी थी, इतनी ऊर्जा थी कि कई लोग तो सीधे जलकर राख हो गए। देखते ही देखते मिनट भर में हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी। अभी इसकी चीख गूंज ही रही थी कि अमेरिका ने 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा बम गिरा दिया। उस धमाके से कई लोग तो मरे ही साथ इसके परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते कई लोग मारे गए। एक रिसर्च में बताया गया कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हो गई थी, जिससे कई लोग मारे गए। और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को भी दूषित कर दिया। इस प्रदूषण का असर इतने साल तक रहा कि वहां होने वाला बच्चा अपंग और कुपोषित पैदा होता था। कहा जाता है कि इस प्रदूषण से वो शहर आज भी रोता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हम जानते हैं कि सारे देश पर गिराए गए उस बम की तुलना में एटम बम कितना अधिक शक्तिशाली है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की तो ये परमाणु बम की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब हम परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर समझते हैं कि ये दोनों किस आधार पर काम करता है और किसकी कितनी क्षमता है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण अभी हाल में नॉर्थ कोरिया ने किया है और उसी से वो सबको धमकाता भी रहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो हर समय हमेशा बम की ही बातें करते हैं और हमको लगता है कि अगर फिर से कोई विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा उसी देश का हाथ रहेगा। सबसे पहले हम परमाणु बम के बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करता है और ये कितना खतरनाक होता है। परमाणु बम को नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाया जाता है और इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। इसमें परमाणुओं को जब हल्के तत्वों में विखंडित किया जाता है तो इससे बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा इतनी खतरनाक होती है कि ऐसा कहा जाता है कि 1000 किलोग्राम से बड़े परमाणु बम से इतनी ऊर्जा निकलती है कि उतना कई अरब किलोग्राम विस्फोटकों से भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो कई देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में कई साल लग गए थे। उसमें सबसे शक्तिशाली विस्फोटक ब्लॉकबस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसको बनाने में 11 टन ट्राइनाइट्रोटोलिन का इस्तेमाल हुआ था। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों होता है।
परमाणु विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से करीब 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी एक शहर पर इस बम को गिरा दिया जाए तो उस शहर का क्या नक्शा होगा। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन यानी कि संलयन की प्रक्रिया होती है और इसमें दो हल्के परमाणुओं के मिलने से भारी तत्व बनने पर बहुत ही अधिक शक्तिशाली ऊर्जा बनती है। इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का उपयोग किया जाता है और इस परमाणुओं के संलयन से ही विस्फोट होता है, जिसके कारण इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगर देखा जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं। परमाणु बम को फिशन बम भी कहा जाता है। विखंडन सामग्री यूरेनियम या प्लूटोनियम की सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान या एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक मात्रा को मिलाया जाता है। जब बम में विस्फोटक पदार्थ का विस्फोट किया जाता है तो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण विस्फोट होता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो अब तक हाइड्रोजन परीक्षण कर चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, उसके बाद रूस, चीन, फिर फ्रांस और अब उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी इस बम का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अब तक कौन कौन से भयानक परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के जर्नाडा डेल मेरेटो रेगिस्तान में अमेरिका की सेना द्वारा आयोजित प्लूटोनियम विस्फोट का प्रयोग करते हुए ट्रिनिटी नाम का परमाणु बम कोड का पहला विखंडन डिवाइस परीक्षण किया गया था, जिनमें टीएनटी का करीब 20 किलोटन का विस्फोटक उत्पादन हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर 1952 को अमेरिका के एनेवेट प्रशांत महासागर पर थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का पहला सफल परीक्षण किया गया था। इसमें तकरीबन टीएनटी का 10.4 से 12 मेगाटन विस्फोटक का उत्पादन हुआ था। यह अमेरिका के द्वारा पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण था। इसके साथ साथ इसने और भी कई सारे बम का परीक्षण किया हुआ है और यही वजह है कि आज सब देशों की नजर अमेरिका की तरफ ज्यादा रहती है और वो मानते हैं कि अमेरिका जिस तरफ रहेगा उसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। उसके बाद ये परमाणु और हाइड्रोजन बनाने की होड़ लग गई। कई सारे देशों ने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया, इसलिए इस डर से एक परमाणु समझौता किया गया जिसे परमाणु अप्रसार संधि कहा गया और इसे शॉर्ट में एनपीटी कहा जाता है, जिसका मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से आज हर देश अपने पड़ोसी देश से परेशान रहता है और एक देश का कई सारे दुश्मन देश भी रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि आज लगभग 40 देश ऐसे हैं जिसके पास ये दोनों बम और कई तरह के भयानक हथियार हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए कि कोई भी देश इन सब हथियारों को गलत तरीके से प्रयोग ना करे, इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए इस संधि को लागू किया गया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार को रोकना था। इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस संधि को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी, लेकिन अब तक 191 सदस्य देश इस संधि पर मोहर लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।